वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में किस तरह से नई शिक्षा नीति को लागू करना है, इसे लेकर के चर्चा की। उनसे साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय को लेकर के भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कई विषयों को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें कई प्रमुख विषय थे, जैसे कि नई शिक्षा नीति को कैसे लागू करना है। साथ ही कई स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं, उस पर भी चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे और वहां प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों 2 महीने बाद नई शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नहीं, देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो हमारी शिक्षा विभाग है या शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत मैं कहूँ कि प्रमुख व्यवस्था एक वो है, प्रमुख विभाग भी है, प्रमुख हमारे यहाँ का कार्य भी है। तो उसको लेकर जो चूँकि हमारे बहुत सारे स्थानों पर अभी केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बढ़ा सकते हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आने के बाद और हमारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और उसका विस्तार हो, उन सभी बिंदुओं पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हमारी वार्ता हुई। 40 लाख विद्यार्थी है। जब मैं विद्यार्थी कहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो नई डेफिनेशन आई है, आयु 3 से सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल का व्यवस्था जुटाई जाएगी। आयु 3 से 23 तक उच्च शिक्षा तक उत्तराखंड में लगभग 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दशक के बाद देश में लागू किया है। उत्तराखंड की चुनौती है, उत्तराखंड की संभावना ही है, वहाँ की जवान लोग, यंगस्टर्स, उनकी एम्पावरमेंट, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनको रोजगार, स्वरोजगार क्षम किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दे पाएगी, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधार पे मैंने आज उत्तराखंड की अधिकारियों से चर्चा किया। मंत्री जी भी उपस्थित थे। वहीं बीते 2 साल में कोरोना के चलते चारधाम यात्रा का संचालन पूरे स्वरूप में नहीं हो सका, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में आने की उम्मीद है। इससे प्रदेश भर में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। आज सीएम धामी और मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में टेलीविजन विज्ञापन फिल्म अपनाते हैं दिल खोल के को लॉन्च किया। साहसिक खेल, होम स्टे और वेलनेस पर्यटन जैसे विषयों पर यह फिल्म आधारित है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को अपार प्राकृतिक संपदा से नवाजा गया है और यह पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन गतिविधियां खासी प्रभावित हुई है, लेकिन कोरोना से सामान्य होती स्थिति के साथ राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी उपाय किए हैं। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के सभी नागरिकों को रामनवमी की बधाई दी। राज्यपाल ने छोटी लड़कियों को कंचक खिलाई और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि रामनवमी का शुभ अवसर हमें परोपकार, त्याग, प्यार, करुणा जैसे उच्चतम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए सहभागी बनाने को प्रेरित करता है। वहीं देहरादून में आयकर विभाग के दफ्तर में रखे जांच से जुड़े दस्तावेज चोरी हो गए। जी हां, आपको बता दें कि आयकर कार्यालय पर छापेमारी के दस्तावेजों की फाइल गायब हो गई, जिसको लेकर के आयकर विभाग के सहायक निदेशक ने कर्मचारी के साथ एक वकील समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया।
वहीं आपको बता दें कि आयकर विभाग का कार्यालय क्रॉस रोड पर है, जहां पर जांच द्वितीय विंग के प्रभारी सहायक निदेशक राजेश पटवाल हैं। उन्होंने टीम के साथ 2 और 3 फरवरी के बीच विजयपुर स्थित कृष्णा शर्मा और शीतल शर्मा के घर और दफ्तर में सर्वे कर अहम दस्तावेज कब्जे में लिए थे, जिसकी फाइल सहायक निदेशक द्वारा कार्यालय में रखी गई थी। हालांकि 10 फरवरी को जब वे दफ्तर पहुंचे तो कृष्णा शर्मा के यहां हुए सर्वे में कब्जे में लिए दस्तावेज की फाइल गायब थी। इसको लेकर के उन्होंने कर्मचारी और वकील समेत 3 लोगों पर डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज करवा लिया। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आईटी विभाग से आए थे इनके असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनके द्वारा जो है एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें उनके ऑफिस से एक फ़ाइल चोरी होने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचना चल रही है। वहीं मध्य महेश्वर घाटी में 15 मेगावाट जल बिजली परियोजना का निर्माण कर रहे उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ एक सूत्रीय मांग को लेकर के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गया है। क्रमिक अनशन के पहले दिन चुन्नी गांव के ग्रामीणों ने फोरवे टैंक के पास क्रमिक अनशन शुरू कर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीण ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निगम के अधिकारियों ने चुन्नी गांव के ग्रामीणों को फोरवे टैंक से 2 इंच सिंचाई पेयजल लाइन देने का वादा किया, लेकिन आज निगम के अधिकारी फोरवे टैंक से 2 इंच सिंचाई पेयजल लाइन देने से इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 11 अप्रैल तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ग्रामीण 12 अप्रैल से आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारा आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया है, क्योंकि जब परियोजना की यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो परियोजना के अधिकारियों के द्वारा हमारे गाँव वासियों के द्वारा एक अनापत्ति के लिए एक बैठक हुई थी। तो उसमें कुछ शर्तें थी, उसमें ये मुख्य शर्तें थी कि फोरवेल से जो है कि टैंक से 2 इंच की पाइपलाइन जो है कि गाँव वालों को दी जाएगी। लेकिन जो है कि अभी तक परियोजना के द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा यह मांग पूरी नहीं की जा रही और बार बार बताया जा रहा है कि गाँव वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो है कि अपने जो उन्होंने कहा था उस टाइम उसके ये मुकर रहे हैं अपने बयानों से और अपने जो शर्तें थे उनसे। व्यासी जल विद्युत परियोजना का प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा है और ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर के आंदोलन भी किया गया। इस बीच उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीन लगा करके मकानों को तोड़ा गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनका विस्थापन किए बगैर ही उनका लोहारी गांव उजाड़ दिया गया। वहीं अब यह लोग बेघर हो गए हैं। उनके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोहारी गांव जो है वो ब्यासी जल विद्युत परियोजना की वजह से जो है डूब क्षेत्र में है। और लोहारी गांव जब डूब क्षेत्र में आया, जब हमारी सरकार थी तो एक तो हमने सबसे पहले जो मुआवजा राशि थी वो 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर करने का काम किया। उसके साथ साथ 57 ऐसे हमारे नौजवान साथी जो आज की तारीख में इस जल विद्युत परियोजना की वजह से जो है डूब क्षेत्र में आने की वजह से जो है विस्थापित हो रहे थे, उनको नौकरी जो है यूजीवीएनएल में दिलाने का काम हमने किया। आज लगभग लोगों ने अपने सामान सब हटा लिए हैं और जो चादर, छत, सीट वो सब है वो सब भी लगभग हटा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में सब काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में कोरोना की वैक्सीन लगने का काम अभी तक तेजी से चल रहा था।
वहीं अभी जहां बच्चों को वैक्सीन लग रही है तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन की 3rd डोज भी लगाई जा रही है। लेकिन देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि संविदा कर्मचारियों की छटनी की वजह से वैक्सीनेशन के काम में कमी आई है। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने के बाद कर्मचारियों की कमी है, जिससे वैक्सीनेशन की ड्यूटी में दिक्कत आ रही है। देखिए, बच्चों को जो 15 प्लस के बच्चे थे उसमें तो उस समय काफ़ी तेज़ी के साथ जो है टीकाकरण हुआ था, और इस समय अब जो है 12 प्लस वाले बच्चों को भी जो है कोर्बेवैक्स जो है लगाई जा रही है। तो इस समय जो है हमारे जो कर्मचारी थे, ये टीकाकरण में जो लोग लगे हुए थे, जिनको कि अभी 31 तारीख में जिनकी सेवाएं समाप्त हुई हैं, उसकी वजह से हमें फ़र्क पड़ा है। तो ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल तो रहा है, लेकिन कुछ धीमा हो गया है। तो कोशिश है हमारी कि हम प्रशासन से इनको पुनः इन लोगों को मांग लें, आ जाएं ये लोग, तो हमारा प्रोग्राम फिर से उतनी तेज़ी से चलेगा। वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार सोमेश्वर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके अनेक विषयों पर चर्चा की। चंदन रामदास ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आज देश और प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करेगी। तो उत्तराखंड के सोमेश्वर में पहुंचे पहली बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं आपको बता दें, मंत्री चंदन रामदास ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उन सभी को पूरा करेगी। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवा हमेशा से एक गंभीर विषय रही है। हालत ये है कि अस्पताल तो मौजूद हैं, लेकिन उन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं। इसी की वजह से गंभीर बीमारियों में मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात सर्जन की करें तो स्थिति और ज़्यादा खराब नजर आती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि पहाड़ी जिलों में डॉक्टर पर्याप्त हैं, लेकिन सर्जन की कमी है। देखिए, सच ये है कि आज पहाड़ों में 100% डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, लेकिन जो हमारे पास सर्जनों की दिक्कत है, तो उसके लिए हम भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि हम MD की सीटें बढ़ाने के लिए बात हो रही है। अगर हम पे MD के डॉक्टर ज़्यादा मिल जाएं तो हम पहाड़ों में और अच्छे डॉक्टरों की नियुक्तियां कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि कुछ जो बड़े प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक MOU करके हम अच्छे सर्जनों को भेजने का भी प्रयास करेंगे। और चिंतन शिविर के बाद मुझे लगता है कि 6 महीने में आपको काफ़ी चीज़ें बदलाव जरूर दिखेंगे। वहीं सरकारी स्कूल में निःशुल्क किताब वितरण की प्रक्रिया में ढिलाई पर शिक्षक संगठनों में भी आवाज उठाई गई। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से खुद किताबें बांटने का फैसला स्वागत योग्य है, मगर किताबें देने में देरी से छात्रों को नुकसान हो रही है। पिछले 2 सालों तक DBT योजना और कोरोना काल की वजह से पढ़ाई से दूर रहे विद्यार्थियों को अब समय पर किताब नहीं मिल रही है। इसी के चलते पढ़ाई को दोबारा पटरी पर लाना काफी मुश्किल हो रहा है। टीचरों ने यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से इस बात की शिकायत भी मिल रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी किताबें सही से नहीं मिल पा रही। इसी देरी से छात्र भी परेशान हैं। इधर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में नगर निकाय, स्वास्थ्य, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचायती राज, बाल विकास, सूचना विभाग समेत संबंधित विभाग भी मौजूद रहे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के बारे में बताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का अगर सही तरह से प्रबंध और निस्तारण नहीं हो पाया तो गंभीर बीमारी से जूझना पड़ सकता है।
सेकंड बैठक हुआ है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा जिला स्तरीय समिति है उसकी आज बैठक संपन्न की गई है। समिति के माध्यम से ऐसे संस्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो मानक है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ में जिन सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने नोटिस जारी किया है उनको अवगत करा दिया गया है कि उसमें जो है उनको समय देकर उनका स्पष्टीकरण कॉल किया जाए, और अगर उनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसमें कि उसमें जैसे कि कूड़े का जो है वर्गीकरण किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, उसके उपरांत जो है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है, जिसमें इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग ये सब किया जाता है। जनपद के ऐसे संस्थान जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जो हमारे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल इस तरह के बड़े अस्पताल है, वहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको भी पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है, ताकि जो है आगामी 1 माह के अंदर सभी जगहों पर जो है बायोमेडिकल वेस्ट का जो अनुपालन करना है उसको पालन किया जाए। वहीं त्योहारी सीजन में फल सब्जियों की मांग बढ़ने से कीमत में उछाल आया है। हर चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। वहीं फुटकर की बात करें तो फुटकर में 1.5 गुना फल सब्जी महंगी हो गई है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे फल और सब्जियों के दामों ने लोगों की जेबों पर बड़ा असर डाला है। आम जनता ने महंगाई को लेकर के अपनी परेशानी भी बताई। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो आसमान छू रहे हैं, और वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की बात तो जो नींबू 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मिला करता था, वो आज देहरादून और विकासनगर मंडी में ही 300 साढ़े 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज भी 50-60 से कम नहीं है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों पर भी बहुत आग लगी हुई है। ऐसे में देखिए आपकी सरकार कर क्या रही है। इतनी महंगाई अगर खाने के दाम खाने की सब्जियों पे भी बढ़ते रहेंगे तो आम जनता, गरीब जनता खाएगी क्या। तो 2 साल तो कोरोना में बीत गया, सारी जो गरीब आदमी थे बिल्कुल भिखारी बन गए, जो अमीर थे राजा हो गए। हम लोग तो देखते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा व्यापार है और हम एक गाड़ी केला अगर जो हम लोग 2-3 आदमी मिलकर मंगाते हैं तो जो गाड़ी 1 हफ्ते में बिक जाती थी आज उसको 20 दिन 1 महीना लग जा रहे हैं बेचने में, क्योंकि ग्राहक के पास पैसे ही नहीं है। अगर उसे मैं कहता हूँ कि 25 रुपया लगाओ तो कहते नहीं जी 15 रुपये लगाओ, हम क्या वह बेचेंगे। हम कहते हैं कि 30 रुपया, तो कहते नहीं जी हम क्या वह बेचेंगे। तो मजबूरी इस बात का है कि उनका बिक ही नहीं रहा है। हम परेशान हैं कि हमारा महंगा पड़ रहा है। 10 रुपये का केला था आज ये हो गया है 20 रुपया 22 रुपया केला कच्चा हो गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।